हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। मैं पिंकी कौशिक आप सबका यहाँ आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक में स्वागत करती हूँ। तो आइए हम अपने MCQs स्टार्ट करते हैं। कल हमने गवर्नेंस एंड इकोनॉमी जो पार्ट है CET मेन सिलेबस का, उसके 32 क्वेश्चंस किए थे कल हमने। ठीक है, तो आज हम 33 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे रखे हैं, राष्ट्रपति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संसद, मंत्रिपरिषद। तो किसे कहा जाता है लोक निधि का अभिभावक? तो ये कैग को ही कहा जाता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ की लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को किसे प्रस्तुत किया जाएगा। जो संघ की लेखाओं के संबंध में भारत के जो कैग के जो लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन है, उसको किसको प्रस्तुत किया जाएगा? राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति। तो किसको प्रस्तुत किया जाएगा? राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, एस्टीमेट कमेटी, बी दे रखा है एश्योरेंस कमेटी, सी दे रखे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और डी दे रखे है स्टैंडिंग कमेटी। तो ये कौन सी कमेटी है ये, जिसमें भारत के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी संसदीय समिति के द्वारा किया जाता है? कौन सी समिति है वो जो इस रिपोर्ट का परीक्षण करती है? तो ऑप्शन सी सही है हमारा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखापाल निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। परवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री या लोक लेखा समिति। तो किसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति का। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट है, राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है। जो राज्य के वित्तीय लेख हैं उनका परीक्षण कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य वित्त सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया था तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया था? तो अकाउंट्स को ऑडिटिंग से कब अलग किया था? कौन से साल में अलग किया था? तो दे रखी है 1975, 1977, 1976, 1981। तो अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से कब अलग किया गया था? ये किया गया था 1976 में, 1976 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, जो गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, भारत के कौन से कैग बने हैं? ये कौन से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं? कौन से नंबर के? 12वें नंबर के, 13वें नंबर के, 14वें या 15वें? तो जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये हमारे 14th नंबर के कैग बने। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? कौन सा करता है कर्तव्यों को? अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148 या फिर अनुच्छेद 149? तो जो कैग के कर्तव्यों को निर्धारित करता है वो है अनुच्छेद 149। ठीक है। और 148 में कैग की नियुक्ति और शपथ का प्रावधान किया गया है। ठीक है। और 149 में कैग के कर्तव्य को निर्धारित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के CAG कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जर्नल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं कि जो भारत का कैग है वो क्या कार्य करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, उपरोक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो जो ये कैग है ये किसके रूप में कार्य करता है, ये लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित कर्तव्य में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता। मतलब इनमें से कौन सा कर्तव्य है जो भारत का कैग के द्वारा इसका पालन नहीं किया जाता। तो भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ठीक है। सेकंड दे रखा है, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। थर्ड दे रखा है, सभी व्यापार, निर्माण लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा एक कैग के द्वारा पालन नहीं किया जाता। तो ये सभी कार्य तो कैग के द्वारा किए जाते हैं। फोर्थ नंबर क्या दे रखा है, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व का राजकोष में जमा हो। तो ये कार्य कैग द्वारा नहीं किया जाता। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। कलर चेंज नहीं हुआ था क्या? अच्छा जी, अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। इनमें से बताना है कि कैग का कौन सा एक कार्य नहीं है। आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेन देनों की लेखा परीक्षा करना। सेकंड है, रक्षा लेखाओं का संकलन करना। थर्ड है, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना। और फोर्थ दे रखा है, राज्यों के लेखाओं का संकलन करना। तो कौन सा कार्य नहीं करता भारत का कैग है, तो वो रक्षा लेखाओं का संकलन नहीं करता। ऑप्शन बी से ही हो जाएगा हमारा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। लोक लेखा समिति, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपकरण समिति। तो कौन नहीं है, भारत का कैग नहीं है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा करवाएगा। कौन करवाएगा, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत सरकार द्वारा पैनल चार्टरित लेखाकार, राज्य सरकार के लेखा परीक्षक, कोई भी चार्टरित लेखाकार। तो कौन करवाएगा, ये करवाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अच्छा, अर्थशास्त्र। देखो इसमें फर्स्ट पार्ट्स में 20-21 क्वेश्चन दे रखे थे फाइनेंस कमीशन के, वित्त आयोग के, ठीक है। अब यहाँ 45 तक दे रखे थे कैग के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से रिलेटेड। अब आगे आ जाएंगे अर्थशास्त्र से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि देखो, अर्थशास्त्र के धन के शास्त्र की विचारधारा के समर्थक हैं। भी अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र किसने कहा है, इस विचारधारा का समर्थन कौन कौन करता है। एडम स्मिथ, जेबी से, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ये दोनों ही अर्थशास्त्र को धन के शास्त्र की विचारधारा का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से आर्थिक क्रियाओं के विभाग हैं। आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन, उपभोग, वितरण, या ये सभी। तो आर्थिक क्रियाओं में ये
सभी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, चीज़ का उत्पादन करना, उसका वितरण करना, उसका उपभोग करना, ये सभी चीज़ें आर्थिक क्रियाओं में शामिल होती हैं, आर्थिक क्रियाओं का भाग है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है उपभोग, उत्पादन, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। अब अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है? उपभोग भी और उत्पादन भी। ठीक है, दोनों है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यह किसने कहा है? अथवा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान की संज्ञा दी है? ऑप्शन दे रखे हैं मार्शल, रॉबिन्सन, मेहता, पिगू। तो किसने कहा है? ये रॉबिन्सन ने कहा है। ठीक है, कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है? भाव प्रधान विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है, वास्तविक व आदर्श विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र दोनों है, वास्तविक व आदर्श विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र क्या है? विज्ञान है, कला है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो जब हम अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ते हैं तो ये हम पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र ये दो तरह से दिखाएगा कि अर्थशास्त्र को विज्ञान भी माना गया है और अर्थशास्त्र को कला भी माना गया है। और ये वित्त जो आयोग था और ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अर्थशास्त्र से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पर बना रखी हैं और इनके PDF भी टेलीग्राम पर शेयर कर रखे हैं, तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, अर्थशास्त्र दोनों है, विज्ञान और कला। अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? मानवीय क्रियाओं का, जीव जंतु क्रियाओं का, साधु सन्यासी का या कंजूस व्यक्तियों का? अब देखो, अर्थशास्त्र में कंजूस व्यक्तियों का ही सिर्फ हो, ऐसी कोई बात नहीं है साधु सन्यासियों का या जीव जंतुओं का, तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में अध्ययन किस चीज़ का किया जाता है? मानवीय क्रियाओं का, जो मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध है क्योंकि सभी के अध्ययन का केंद्र बिंदु, अर्थशास्त्र के जो सभी सामाजिक मतलब विज्ञानों से घनिष्ठ संबंध और इन सभी अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है? ज्ञान है, मुद्रा है, समाज है, मानव है। तो इन सभी का केंद्र बिंदु क्या है? मानव। ऑप्शन डी हो जाए। नेक्स्ट है, सच्चा आर्थिक कार्य अंत में नैतिक कार्य ही होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? सच्चा आर्थिक कार्य अंत में नैतिक कार्य ही होता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? ऑप्शन दे रखे हैं सेलिगमैन का, मिल का, कार्ल मार्क्स का, पिगू का। तो ये किसका कथन है? सेलिगमैन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विकसित देश नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत, फ्रांस। कौन सा एक विकसित देश नहीं है? तो ये तो आप सब भी जानते हैं। ठीक है, कि भारत एक विकसित देश नहीं है, भारत एक विकासशील देश है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एशिया का एकमात्र विकसित देश है? एशिया का भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान। तो कौन है एशिया का एकमात्र विकसित देश? जापान। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आर्थिक विकास वास्तविक वृद्धि का द्योतक है, आर्थिक विकास एक प्रक्रिया है, विकास अर्धविकसित देशों की आवश्यकता है, या फिर विकास दीर्घकालीन अवधारणा है। तो कौन सा कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? ऑप्शन ए, आर्थिक विकास वास्तविक वृद्धि का द्योतक है। नेक्स्ट है, विकासशील देशों की प्रमुख समस्या है। क्या समस्या है विकासशील देशों की? जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, अति उत्पादन, पूर्ण रोजगार या पूंजी की पर्याप्त मात्रा। तो विकासशील देशों की जो प्रमुख समस्या है वो क्या है? जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना। नेक्स्ट है, विकासशील देशों की अधिकतर जनसंख्या लगी रहती है, किस क्षेत्र में लगी रहती है? प्राथमिक क्षेत्र व्यवसाय में, द्वितीय क्षेत्र व्यवसाय में, तृतीय क्षेत्र व्यवसाय में या उपरोक्त सभी में। तो जो विकासशील देशों की अधिकतर जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र में जो व्यवसाय आते हैं
उनमें लगी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति, कीमत संयंत्र या धन का समान वितरण। तो पूंजीवाद की जो विशेषता नहीं है वो धन का समान वितरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाए। नेक्स्ट है, वर्ग संघर्ष संबंधित है। जो वर्ग संघर्ष है वो किससे संबंधित है? समाजवाद से, पूंजीवाद से, मिश्रित अर्थव्यवस्था से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वर्ग संघर्ष मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है, हस्तक्षेप की नीति संबंध है। जो हस्तक्षेप की नीति है उसका संबंध किससे है? समाजवादी अर्थव्यवस्था से, साम्यवादी अर्थव्यवस्था से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से या फिर नियंत्रित अर्थव्यवस्था से। तो किससे संबंध है हस्तक्षेप नीति का? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से। ठीक है। नेक्स्ट है, लाभ का उद्देश्य प्रमुख लक्षण है। पूंजीवाद का, समाजवाद का, मिश्रित अर्थव्यवस्था का या उपरोक्त सभी का। तो जो लाभ का उद्देश्य प्रमुख लक्षण है किसका है? ये प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख लक्षण पूंजीवाद का। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबंध है। भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? सामाजिक लाभ की प्राप्ति से, व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करना, सार्वजनिक उपक्रमों का प्रभुत्व या नियोजित आर्थिक विकास। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संबंध है वो व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करना है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? आर्थिक प्रतिस्पर्धा समाजवादी की, पूंजीवादी, साम्यवादी या राष्ट्रवादी। तो जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजीवादी व्यवस्था में किसे सम्राट कहा गया है? पूंजीवादी व्यवस्था में व्यापारियों को, उद्यमियों को, उपभोक्ताओं को या विक्रेताओं को। तो पूंजीवादी व्यवस्था में उपभोक्ताओं को सम्राट कहा गया है, कंज्यूमर्स को। ठीक है। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर किसका अधिकार होता है? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें जो उत्पत्ति के साधन होते हैं उस पर किसका अधिकार होता है? केंद्रीय नियोजन का, सरकार का, समाज का या उद्यमियों का। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो साधन होते हैं उन पर किसका अधिकार होता है? उद्यमियों का। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का उत्पादन के साधनों पर समाज का नियंत्रण, स्वतंत्र बाजार, केंद्रीकृत नियोजन, सामाजिक कल्याण के प्रति प्रबल चेतना। तो किसका नियंत्रण नहीं है? स्वतंत्र बाजार का। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजवाद की विशेषता है? वर्ग संघर्ष, निजी संपत्ति, कीमत संयंत्र या आर्थिक नियोजन। तो समाजवाद की विशेषता कौन सी है? आर्थिक नियोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन सा है? केंद्रीकृत नियोजन, कीमत नियंत्रण, संसाधनों पर निजी स्वामित्व और लाभ का उद्देश्य। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण कौन सा है? केंद्रीकृत नियोजन। नेक्स्ट है, समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है। कि समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन के जो साधनों पर स्वामित्व किसका होता है? व्यक्तियों का, समाज का। भी समाजवाद के अंतर्गत समाज का ही स्वामित्व होता है उत्पादन के साधन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? केंद्रीय योजना, प्रतियोगिता पर नियंत्रण, कीमत तंत्र या वर्गहीन समाज। तो वर्गहीन समाज है वो अर्थव्यवस्था की, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परिवहन सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, उपरोक्त सभी में। तो जो परिवहन सेवाएं हैं उनको तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सह अस्तित्व होता है।
कृषि उद्योग और कृषि का, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों का, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का, विकसित तथा अविकसित क्षेत्रों का। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का से अस्तित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक साथ कार्य करते हैं उत्पादक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें एक साथ कार्य कौन करते हैं? सार्वजनिक और निजी वाले क्षेत्र वाले, यानी सरकारी और प्राइवेट वाले मिलकर काम करते हैं। ठीक है, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो जो पीडीएफ हमने क्लास में कर रखा है या फिर जो टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है उसमें से ही, अब जैसे कि देखो इसने एडम स्मिथ की पूछा था कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने माना है, तो ये जिक्र एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक में किया है जो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ये एडम स्मिथ की लिखी हुई पुस्तक है, उसमें इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है 1776 में। फिर ये डॉक्टर मार्शल की बुक है जो इन्होंने 1890 में प्रकाशित हुई थी ये, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। तो इन्होंने इसमें अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा देकर इसको लोकप्रिय बना दिया है। थर्ड है कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लॉर्ड रॉबिन्सन, इन्होंने अपनी इनकी जो पुस्तक है वो 1932 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक है कौन सी? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने अर्थशास्त्र को दुर्बलता का सिद्धांत माना है और इस संबंध में उनका मत है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित है और उनको पूरा करने के साधन सीमित हैं। फिर है आधुनिक अर्थशास्त्री सैमुअलसन, इन्होंने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है, साइंस ऑफ ग्रोथ कहा है। तो अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र किसने कहा है? सैमुअलसन ने। और फिर जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं कपिल आर्य, इनकी पुस्तक है अर्थमेधा। अर्थमेधा किसकी पुस्तक है? कपिल आर्य की, ठीक है। और इन्होंने अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान कहा है। अर्थशास्त्र को सुख के साधनों का विज्ञान किसने कहा है? कपिल आर्य ने। अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र किसने कहा है? सैमुअलसन ने। और अर्थशास्त्र को दुर्बलता का सिद्धांत किसने माना है? लॉर्ड रॉबिन्सन ने। और अर्थशास्त्र की जो कल्याण संबंधी परिभाषा है वो किसने दी है? डॉक्टर मार्शल ने। और धन का विज्ञान किसने माना है? एडम स्मिथ ने, ठीक है। और ये हैं भारत के, मतलब आधुनिक भारत में जो प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री हैं। ये कई बार क्या हो जाता है कि क्वेश्चन में जैसे कि 3 दे दिए, एक अलग दे दिया, तो उनमें से पूछे इनमें से कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री नहीं है, ठीक है। तो आप इन्हें भी देख लीजिए, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, विश्वेश्वरैया, बाबा साहेब अम्बेडकर, मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन, नरेंद्र यादव, इनके नाम ज़्यादा ही उल्लेखनीय है कि ये भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में, ठीक है। और ये है कैग की लिस्ट कि जो भारत के अब तक के जितने भी मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वो, जैसे कि पूछा जाए कि पहले कैग कौन थे, ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो ये भी नरहरि राव थे जो 1948 से 1954 तक थे। सेकंड नंबर के थे NK चंद 1954 से 1960। थर्ड नंबर के NK राय 60 से 66। फिर S रंगनाथन फोर्थ नंबर के 1966 से 1972। और फिफ्थ नंबर के हैं A बख्शी 1972 से 1978। सिक्स नंबर के हैं ज्ञान प्रकाश 1978 से 1984। सेवन्थ नंबर के हैं त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी 1984 से 1990। और 8 नंबर के हैं CS सोमैया 1990 से 1996। 9 नंबर के हैं VK सुंगलू 1996 से 2002 तक। 10वें नंबर के VN कोल 2002 से 2008, ठीक है। 11वें नंबर के थे विनोद राय 2008 से 2013। 12वें नंबर के शशिकांत शर्मा 13 से 17। और 13वें नंबर के राजीव महर्षि 2017 से 21।
और अब हैं जो वो 14 नंबर के हैं, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 8 अगस्त 2020 से इन्होंने अपना पद संभाला है, ठीक है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो आज हमारे 75 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। गवर्नेंस एंड जो इकोनॉमी के चल रही हैं सीरीज पूरी, ठीक है। तो ये हम पूरे 200 के अप्रोक्स MCQs करेंगे और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आप सब के लिए बेनिफिशियल हों, आप सबको समझ आए हों। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।